किस्मत और मेहनत में सिर्फ एक फर्क होता है, किस्मत और मेहनत में सिर्फ एक फर्क होता है। किस्मत वो दिलाती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो भी दिलाती है जिसे लिखा भी नहीं जा सकता। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग हर रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें अपन आज का लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। खैर, अपना ये वन शॉट लेक्चर ही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, जिसे दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, आज का टारगेट अपन देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रीवियस ईयर सवाल्स करेंगे अपन। तो चलिए स्टार्ट करें। आप सभी लोग तैयार हैं? पेन पेपर अस्त्र शस्त्र निकाल लो बच्चों, शुरुआत करने जा रहे हैं अपन। तो अपना पहला सवाल नीट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। क्या कहता है, आइए देखते हैं। R1 तथा R2 त्रिज्याओं की दो चालकीय वृत्तीय लूप एक तल में समकेंद्रीय रखी हैं। यदि R1 बहुत बड़ा है R2 से, तो उनके मध्य पारस्परिक प्रेरकत्व M समानुपाती होगा, जिसे अपन अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं। M का मान अपन को बताना है कि किसके समानुपाती होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास दो कॉइल हैं, एक छोटा कॉइल और एक बड़ा कॉइल। छोटे कॉइल की त्रिज्या छोटी होगी और बड़े कॉइल की त्रिज्या बड़ी होगी। तो ये हमारा बड़ा वाला कॉइल हो गया, और दूसरा अपना छोटा सा कॉइल है, नन्ना मुन्ना सा ये अपना दूसरा कॉइल है, बहुत छोटा है, आपको दिखाई दे प्रॉपरली इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया हुआ है। ऑल दो ये जो व्हाइट वाला अंदर वाला छोटा वाला कॉइल है, ये बहुत छोटा है। चलिए चलिए चलिए, तो लूप है, लूप का मतलब हम फेरों की संख्या इनमें एक ले लेंगे। फेरों की संख्या कितनी ले लेंगे? एक। इसकी त्रिज्या आपको कही गई है बेटा R1, और इसकी त्रिज्या कितनी है मित्रों? R2। इसकी त्रिज्या R2 है। अब देखो, अपन फ्लक्स लिखते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स, अन्योन्य फ्लक्स। तो हम लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉलर लूप, छोटे वाले लूप से। फ्लक्स पासिंग थ्रू छोटा वाला लूप, किसके कारण? किसके कारण? ड्यू टू बड़ा वाला लूप, ड्यू टू लार्ज लूप, बड़ा वाला लूप। इनको आप 1-2 नाम भी दे सकते हैं, 1-2 नाम भी दे सकते हैं, कि इसको हम कह सकते हैं लूप 1, इसको कह सकते हैं लूप 2। ठीक है, तो अपना ये छोटा वाला लूप 2 है, बड़ा वाला लूप 1 है। तो अपन को क्या करना है? अपन को निकालना है बेटा फ्लक्स किससे पास होने वाला? छोटे वाले लूप से पास होने वाला। किसके कारण? बड़े वाले लूप के कारण। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, फाई बराबर होता है B इंटू A। तो B किसका? B किसका? बड़े वाले लूप का, लार्ज लूप का। B किसका? लार्ज का लेंगे। और किस में से फ्लक्स पास कराना है? किस में से फ्लक्स गुजारना है? छोटे वाले से फ्लक्स गुजारना है। फ्लक्स पासिंग थ्रू छोटा वाला लूप ड्यू टू बड़ा वाला लूप। तो फ्लक्स किससे पास कराना है बेटा? छोटे वाले से। तो एरिया किसका लोगे? क्षेत्रफल किसका लोगे बेटा? स्मॉलर लूप का। स्मॉलर लूप का आप क्षेत्रफल लोगे। ठीक है, ऐसा सीन है अपना। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपन लिखना। देखो, आप जानते हैं ना, बचपन से जानते हैं, फाई बराबर होता है V इंटू ए। फाई बराबर कितना होता है मित्रों? V इंटू ए होता है। तो हमने यहां पर फाई लिखा, फ्लक्स पासिंग थ्रू छोटा वाला लूप ड्यू टू बड़ा वाला लूप इज इक्वल टू B। मैग्नेटिक फील्ड किसका? बड़े वाले लूप का। तो बड़े वाले लूप में मान लीजिए धारा कितनी बह रही है? I। धारा कितनी बह रही है? I। तो मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले लूप के कारण इस जगह, इसके केंद्र पर, लूप के केंद्र पर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर म्यू नॉट I अपॉन 2R। R किसका? बड़े वाले लूप का। क्योंकि अपन मैग्नेटिक फील्ड किसकी लिख रहे हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड किसकी लिख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड अपन बड़े वाले लूप की लिख रहे हैं। धारा बड़े वाले लूप में अपन ने बहाई। ठीक है, तो यहां पर बड़े वाले लूप के कारण मैं B फिर से लिख देता हूं, B ड्यू टू लार्जर लूप। इसका मान होगा म्यू नॉट I अपॉन
2r होता है और r की जगह आप क्या लेंगे, r1 लेंगे। और क्षेत्रफल किसका लोगे मित्रों, तो क्षेत्रफल लोगे आप छोटे वाले लूप का। तो छोटे वाले लूप की त्रिज्या कितनी है, r2, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, r की जगह लिखोगे r2। ठीक है, तो ये अपना फ्लक्स हो गया। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, इसको ऐसे लिख लें, म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 और इनटू आई। अब इसकी तुलना करेंगे अपन किससे, जो संबंध होता है अपना फाई बराबर m इंटू आई। फ्लक्स को अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, m इंटू आई लिख लेते हैं। तो यहां पर देखो मित्रों, फाई की जगह फाई है, आई की जगह इधर आई है। तो ये जो आई का गुणांक होता है वास्तव में यही क्या होता है, m होता है। तो बच्चों, मित्रों, दोस्तों, पापियों, अधर्मियों, m का मान आ गया म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन में बेटा आएगा 2r1। और यहां से आप m लिख सकते हैं, m समानुपाती हुआ r2 स्क्वायर अपॉन r1। m समानुपाती हुआ r2 स्क्वायर अपॉन r1। कोई टर्म छूटा तो नहीं है, म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर सब लिखा है। वैसे भी आपको समानुपाती बताना है, तो r2 स्क्वायर अपॉन r1 के समानुपाती हुआ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, म्यूचुअल फ्लक्स लिखना है। म्यूचुअल फ्लक्स के एक लूप में धारा के कारण दूसरे लूप से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अपन ने लिख लिया सीधा। और जब फाई समानुपाती किसके होता है, आई के, और यहां जो बचा हुआ कांस्टेंट है, बचा हुआ नियत राशि है, यही होता है m, अन्योन प्रेरण गुणांक। तो इस सवाल का आंसर हो गया सी। मुझे आशा है सवाल आपको क्लियर होगा। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, आओ अपन मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। नीचे दी गई युक्तियों में से किसमें भंवर धारा प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान देना बेटा, नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, विद्युत हीटर बेटा ऊष्मीय प्रभाव, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, और ऊष्मीय प्रभाव में अपन क्या कहते हैं, जो शक्ति होती है वो I स्क्वायर R, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो विद्युत हीटर भंवर धाराओं के उपयोग, विद्युत हीटर में भंवर धाराओं का उपयोग नहीं किया जाता है मित्रों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे आपने पढ़ा भी होगा कि भंवर धाराओं के उपयोग में, तो प्रेरण भट्टी में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, ट्रेन में चुंबकीय ब्रेक में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। और विद्युत चुंबक में भी भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है, विद्युत हीटर देखा है ना आपने, इस तरीके की कॉइल होती है, अपन कई जगह ना खाना बनाते हैं इससे। इमरजेंसी में जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है ना, तो खाना बनाते हैं इससे, बरोबर ऐसा। तो यही आपका आंसर होगा मित्रों। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था अपना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, आ जाओ। प्रभावी क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर की 800 फेरों की कोई कुंडली 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला के किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है। अय्यो ध्यान देना, ये मान लीजिए अपनी कुंडली है, ऐसे नहीं कुंडली तुम ऐसे नहीं हो, हो ऐसे रख देते हैं हम कुंडली को। कुंडली कैसे ले ली बेटा अपन ने, ऐसी बाई जेड तल में इस तरीके से कुंडली रखी है, इधर ऐसे कुंडली इधर रखी हुई है। ठीक है, आप सामने से देखोगे तो आपको कुंडली वृत्तीय दिखाई देगी यहां पर। और किस प्रकार से रखी गई है, इसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र कहां है, इसके तल के लंबवत। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में कहा गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र कहां है बेटा, यहां है। चुंबकीय क्षेत्र कहां है, यहां पर है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड V। ठीक है, और एक कुंडली का तल है। कुंडली का तल भी आपको बेटा स्पष्ट दिखाई दे ही रहा होगा, ये अपना कुंडली का तल है मित्रों। जब इस कुंडली को 0.1 सेकेंड में इसके किसी समतलीय
अक्ष के चारों ओर, समतलीय अक्ष के चारों ओर 90 डिग्री पर घुमा दिया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो अभी अपन बात करें क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, एक कुंडली ऐसे रखी हुई है, कुंडली ऐसे रखी हुई है, कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो तल के लंबवत होता है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश हम ऐसे बनाएंगे, एक कुंडली का तल है, एक कुंडली का तल है, तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इसका लंबवत होगा। और इस समय इससे गुजरने वाला फ्लक्स, प्रारंभिक अवस्था में इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर अपन क्या जानते हैं, फाई बराबर होता है, पहले अपन इन जनरल फाई लिख देते हैं, तो फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा क्षेत्रफल सदिश ए तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य कोण होता है। बी की दिशा इधर, ए की भी दिशा इधर, जरा बताओ दोनों के मध्य कोण कितना है, तो आप कहेंगे सर जी यहां पर कोण है 0 डिग्री, तो प्रारंभिक हम फ्लक्स लिखेंगे फाई इनिशियल इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब अंतिम फ्लक्स अपन क्या करने जा रहे हैं, कुंडली को 90 डिग्री से घुमा रहे हैं। कुंडली को कैसे घुमा रहे हैं मित्रों, 90 डिग्री से। तो जरा आप ऐसे देखो, पहले इधर कुंडली है, ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है। अब हमने कुंडली को 90 डिग्री से घुमा दिया, कुंडली को 90 डिग्री से घुमा दिया मित्रों। देखो कुंडली, फोन को मान लो आप, मेरे फोन को मान लो आप, कुंडली इधर चुंबकीय क्षेत्र, इधर ए क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। अब हमने क्या किया बेटा, कुंडली को घुमा दिया किससे, 90 डिग्री से। तो बी तो इधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है, इसको मान लो क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश है, तो बी तो इधर ही है, क्षेत्रफल सदिश इधर आ गया, सामने आपके, सामने आपके। अब आप बताओ कि ये वाला बी है, समझ रहे हो, जहां मेरी नाक टच कर रही है ये बी है चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो इनके मध्य कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अंततः जब हम फाइनल फ्लक्स लिखेंगे, फाइनल, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर फेरों की संख्या भी है तो आप यहां पर n से गुणा करेंगे, अगर कुल फेरों की संख्या n है तो इधर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो अगर n फेरे हैं तो n फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स इधर आप n से गुणा कर देंगे, बरोबर। ठीक है, उधर आपको n नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इधर n से गुणा कर देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, कुछ नहीं बचा, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। तो हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इंड्यूस का परिमाण की बात करें तो आप ऐसे लिख लेते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल, फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और वैसे आप इन जर्नल मतलब लिखना चाहें, साइन के साथ लिखना चाहें तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन समय अंतराल डेल्टा टी, और आप यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो कुछ तो लोग कहेंगे तो फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल डिवाइडेड बाय समय अंतराल डेल्टा टी। अब देखो इनिशियल फ्लक्स कितना है, बी ए कॉस 0 का मान होता है 1, और अंतिम फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। देख लो खुद की पर्सनल आंखों से देखना बेटा, प्रारंभिक फ्लक्स कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो b इंटू ए हो गया। और कॉस 90 का मान 0 डिग्री होता है, तो अंतिम फ्लक्स फाई फाइनल आप कह सकते हैं इसका मान शानदार 0 हो गया। ये कहानी अब सबके मान रख दो, b का मान आपको दिया गया है, प्रभावी क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ये किसका मान है मित्रों, ये a का मान है, ये फेरों की संख्या है n, और ये किसका मान है बेटा, ये b का मान है, और समय अंतराल 0.1 सेकंड दिया गया है। अच्छा यहां पर n से गुणा और कर दो क्योंकि n फेरे हैं, कितने फेरे हैं, n, तो E इंड्यूस का मान आपको मिल जाएगा, फेरों की संख्या 800, b का मान 5 इंटू 10 टू दी पावर -5, एरिया तुम कितना हो 0.05, इकाई देखते चलना, सारी ऐसा इकाई है, तो ये 0.05 ही है ना मित्रों, यस। तो गुणा 0.05 अपॉन 0.1, इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा।
सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान बात है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इनफैक्ट कैलकुलेशन करने में आप एक्सपर्ट होने चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो हाँ, ये बात है कि आपको आंसर चेक करना हो तो आंसर मैंने आपको पहले ही बताया कि खोपचे में लिखा रहता है आंसर। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, फिर आपको पता करना हो कौन सा आंसर होगा तो आप वहां खोपचे में देख सकते हैं। खोपचा बोले तो हमारे यहाँ कॉर्नर, कॉर्नर को खोपचा बोला जाता है बेटा, है ना, ऐसा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना, किसी प्रेरक से 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस प्रेरक में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान 25 मिली जूल है, तो इस प्रेरक का प्रेरकत्व क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, 18 में पूछा गया है, इससे आसान इस दुनिया में कुछ है नहीं बेटा। इस दुनिया में इस सवाल से आसान कुछ है नहीं। अगर इस सवाल से भी आसान आपको इस दुनिया में कुछ मिले तो मुझे बताना। बस आपको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, इसका मान कितना दिया गया है? 25 मिली जूल इज इक्वल टू हाफ। एल का मान हमको निकालने का है, आई तो हार मान कितना है? 60 मिली एम्पियर। तो 60 मिली एम्पियर बोले तो 60 मिली एम्पियर का स्क्वायर है, तो मैं इसको 60 मिली एम्पियर इंटू 60 मिली एम्पियर लिख देता हूं मित्रों। अब थोड़ा सा काटा कूटा मचा लेते हैं, तो मिली से मिली कट गया, मिली से मिली कट गया, तो एल का मान कितना आ गया? 25 दूनी मेरे गांव में होता है 50। 25 दूनी मेरे गांव में कितना होता है? 50 अपॉन में आ गया 60 मिली एम्पियर है, तो 10 टू दी पावर -3। 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा बच्चों? ये -3 आ जाएगा। अच्छा, एक 60 और बचेगा, एक 60 और बचेगा। आप इसको भागाकार करके आप तुरंत आंसर ला सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। अब आंसर कौन सा होगा फिर से मैं कहूंगा, खोपचे में लिखा हुआ है। हम आगे बढ़े सर, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ सर। चलिए बढ़ते हुए अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अपना अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान समझना। यहां दर्शाए गए परिपथ में 3 सर्वांग सम या सर्वसम प्रतिरोध है, और 2 सर्वसम मतलब एक जैसे प्रेरक है, और एक आदर्श बैटरिया है, आदर्श बैटरी है। प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक प्रतिरोधक, एरोधक होगा, प्रत्येक प्रतिरोधक, समझ गए बेटा? प्रत्येक प्रतिरोधक जो प्रतिरोध लगे हैं सभी का मान इतना है। कहने का मतलब इतना है कि जो ये आर एक जैसे हैं और हर आर का मान कितना है? 9 ओम है। एल का भी मान आपको दिया गया है। बैटरी का विद्युत भाग 18 वोल्ट है। विद्युत भाग बल बैटरी का कितना है? 18 वोल्ट। तो स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात बैटरी से विद्युत धारा आई का मान क्या होगा? हम स्विच को तुरंत बंद करेंगे और हमको आई का मान निकाल लेने का है, तो आई का मान चलिए निकालते हैं। स्विच बंद करने के तुरंत बाद, तो याद रखना, याद काम की चीज है बच्चा, याद होना चाहिए कि स्विच बंद करने के तुरंत बाद मतलब समय t बराबर 0 पर जो आपका प्रेरकत्व होता है वो ओपन सर्किट, खुला परिपथ की तरह व्यवहार करता है। CKT का मतलब सर्किट, CKT में शॉर्ट में सर्किट लिखता हूं, सर्किट मतलब परिपथ। तो जो अपना प्रेरकत्व है ना बेटा, वो किसकी तरह भांति व्यवहार करता है? एक ओपन परिपथ की भांति व्यवहार करता है। और जो अपना संधारित्र होता है ये शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। मतलब कैपेसिटर को अपन क्या बना देते हैं? तार बना देते हैं। कैपेसिटर को अपन तार बना देते हैं, और t बराबर 0 पर इंडक्टर को अपन ओपन परिपथ बना देते हैं, मतलब खुला परिपथ बना देते हैं। तो शुरू करें। समय t बराबर 0 की बात हो रही है। अच्छा, सवाल तो अभी सॉल्व कर लेंगे। t बराबर अनंत पर क्या होता है? तो हम कहेंगे t बराबर अनंत पर उल्टी कहानी हो जाती है। उल्टी कहानी उल्टी हो जाती, तुमको उल्टी नहीं करना है भाई, कहानी उल्टी हो जाती। उल्टी का मतलब कि जब समय t बराबर अनंत होता है या बहुत अधिक समय की बात अपन करते हैं, तो प्रेरकत्व को बना देते हैं तार और कैपेसिटर को ओपन सर्किट बना देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, अपन ने लेक्चर्स में सीखा हुआ है इसको डिटेल में। तो शुरू करें।
इसको अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ओपन सर्किट बना देंगे, मतलब यहां से अपन इस तार को तोड़ देंगे, यहां से कोई धारा नहीं बहेगी, ये ओपन सर्किट हो गया, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, इसमें तो है ही नहीं इंडक्टर, इसको भी अपन ओपन सर्किट बना देंगे। ओपन सर्किट का मतलब इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, और इसको बेटा अपन क्या बना देंगे, इसको अपन बना देंगे तार, इसको क्या बना देंगे, तार। तो अब देखो अपने परिपथ में क्या क्या बचेगा, मैं हरे कलर से, कौन से, हरे रंग से बना रहा हूं, हरा हरा तोता पेड़ पकड़कर सोता। बचपन में नाना जी ने कहानी आपको जरूर सुनाई होगी, हमें तो सुनाई थी। तो ये परिपथ ऐसा हो गया, यहां पर प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ठीक है, और ये अपने परिपथ का भाग है इस तरीके से, ये तो सीधा सीधा तार हो गया है ऐसा। तो स्विच करने के बाद आप देखो ये वाली ब्रांच बेकार हो गई, ठीक है, ये इंडक्टर बेकार हो गया, कैपेसिटर तार हो गया। तो देखो अंततः अपने पास क्या बचा, ये हमारी बैटरिया है, क्या है बेटा, बैटरी, और यहां पर एक प्रतिरोध आर है और दूसरा प्रतिरोध भी आर ही बचा है, ठीक है। ए आर तो बेकार हो गया, ए वाला आर बेकार हो गया, एल तो बेकार हो ही गया, बस ए वाला आर और ए वाला आर, दो प्रतिरोध बचे हैं, वो भी समांतर क्रम में। तो इस परिपथ का अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखना चाहें, समतुल्य प्रतिरोध लिखना चाहें, तो हो जाएगा R/2, क्योंकि आर के दो प्रतिरोध अगर समांतर में है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है बच्चों, R/2 हो जाता है। और यहां पर EMF, हमको क्या निकालना है, धारा निकालना है। तो धारा I बराबर, बचपन से अपन जानते हैं, EMF बटे R इक्विवेलेंट, आदर्श बैटरी है, EMF कितना 18 दिया हुआ है, और R इक्विवेलेंट का मान R/2 हो गया, ठीक है, 2 चला गया ऊपर, तो 18 दूनी 36, R का मान कितना 9 ओम है, तो धारा कितनी आ गई, 4 एम्पियर, धारा कितनी आ गई बेटा, 4 एम्पियर। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो भी आंसर यही होगा। चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन, अला 4 तो है ही नहीं, 4 तो है ही नहीं, लेकिन आंसर 4 ही आ रहा है बेटा, आंसर कितना आ रहा है, 4। चेक करें, स्टार बना है, इसका मतलब, स्टार का मतलब क्या है बेटा, कि जब ये सवाल पूछा गया होगा तो चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो सवाल को बोनस कर दिया गया होगा, ऐसी कहानी होती है। तो यस, इसका आंसर यही होगा, ठीक है, 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़े, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी समझते चलना, कहानी के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित कॉन्सेप्ट भी आपको रिकॉल हो जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए कि आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पर धूल लग गई है, फॉर्मूले पर धूल लग गई, कि आपने जो फॉर्मूले याद किए ना तो उन पर धूल लग गई है। तो अपना जो प्रैक्टिस सेशन है या इस बैच का मतलब ही यही है कि आपके फॉर्मूलों पर जो धूल लग गई है वो धूल हट जाए और आपको फॉर्मूले वापस से याद आ जाए। मित्रों अपन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल ध्यान से समझना। किसी लंबी परिनालिका में फेरों की संख्या इतनी है, फेरों की संख्या इतनी है, मतलब एक कुल फेरों की संख्या हो गई। जब इस परिनालिका से 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तब इस परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना है, प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना है। तो इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। इस परिनालिका का आपको क्या ज्ञात करना है, स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो देखो स्वप्रेरकत्व में अपन लिखते हैं फाई, सेल्फ फ्लक्स। तो बी किसका, खुद का। देखो एक ही परिनालिका है तो खुद का ही बी और खुद का ही एरिया। देखो फ्लक्स फाई बराबर होता है बी इंटू ए, ठीक है। जब हम सेल्फ फ्लक्स लिखते हैं, सेल्फ फ्लक्स कि खुद की धारा के कारण या खुद के ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण फ्लक्स कितना होगा, तो हम खुद का ही चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, खुद का ही क्षेत्रफल लेते हैं। और जब हम म्यूचुअल फ्लक्स की बात करते हैं, अन्योन्य फ्लक्स की बात करते हैं, तो हम एक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और दूसरे वाले का क्षेत्रफल लेते हैं कि एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली से पास होने वाला फ्लक्स। तो अपना सीन मित्रों ये है, यहां पर समझना ध्यान से कि हमारी एक लंबी परिनालिका है। क्या है बेटा, लंबी परिनालिका है,
इस तरीके से, ठीक है। इसमें कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या हमने कहा कैपिटल एन, कैपिटल एन। और इस प्रणालिका की अगर लंबाई हम एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, तो एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या हम लिखना चाहें जिसे अपन स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन क्या होता है, क्या होता है, एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो हो ये हो जाता है एन अपॉन एल। कभी हमें जरूरत पड़ेगी आगे तो अपन देख लेंगे। हमें जरूरत इसलिए पड़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बेटा, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र हम बचपन से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। बचपन कब, जब भाई आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था, जब ये चैप्टर आपने पढ़ा था, तो इस चैप्टर के लिए बचपन आपका वही समय था जब आपने ये चैप्टर पहली बार पढ़ा। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमको पता होता है बी बराबर होता है म्यू नॉट छोटा एन आई, म्यू नॉट छोटा एन आई। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और एरिया हमें लिखना है, तो एरिया अपन लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल देखो, एक फेरे का क्षेत्रफल दिया है क्या, ओ भैयो नहीं दिया है। हमको किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है ना। और फाई बराबर एल आई होता है, फाई बराबर क्या होता है, एल इंटू आई होता है। क्षेत्रफल आपको नहीं दिया है क्या, हा हु ही हो है हंग हा, ठीक है। चलिए हमें क्षेत्रफल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम आगे देखते हैं, पड़ेगी तो देख लेंगे। तो देखो बच्चों, अपन फ्लक्स यहां पर लिखेंगे, फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू अपन क्या जानते हैं, एल इंटू आई जानते हैं। फाई बराबर कितना हो गया, एल इंटू आई। ये फ्लक्स कौन सा है, टोटल फ्लक्स है। ये टोटल फ्लक्स होता है, कौन सा फ्लक्स होता है बेटा, टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स ही शायद आपको दे दिया है। तो इस परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इस परिनालिका के प्रत्येक फेरे से मतलब एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स आपको दे दिया है। सवाल और भी आसान हो गया है, एक फेरे से, ठीक है। ये तो सवाल और भी आसान हो गया, इसकी हमें शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक फेरे से पास होने वाला फ्लक्स बता दिया है, हमें कुल फ्लक्स लिखना है। तो कुल फ्लक्स अपन जो फाई टोटल लिखेंगे, तो एक फेरे से पास होने वाला फ्लक्स मैंने मान लिया फाई नॉट। फाई नॉट क्या है, एक फेरे से पास होने वाला फ्लक्स, और कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो फाई नॉट इंटू कैपिटल एन कितना हो, क्या हो गया ये, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, ठीक है। समझना, मैं यहां खोपचे में लिख सकता हूं कि फाई टोटल अपन कैसे लिखेंगे कि एक फेरे से पास होने वाला फ्लक्स गुणा फेरों की संख्या, गुणा फेरों की संख्या। अब जैसे ही आपसे पूछो फेरों की संख्या कितनी है, तो आप कहते हो सर 7। 7 फेरे हमेशा नहीं होते बेटा जीवन में। जब 7 फेरे हो जाते हैं ना बेटा जीवन में, तो जीवन झाड़ू पोछा बर्तन इन चीजों में बदल जाता है। तो ध्यान से पढ़ लो, अभी 7 फेरों के चक्कर में मत पढ़ना। तो इधर ये हो गया एल और आई, आई का मान भी अपन को दिया होगा, अपन सबका मान लिखते हैं। चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं, लेट हो रहे हैं, घर जाना है, बर्तन धुलने हैं। हाँ भाई 7 फेरों के बाद ऐसा होता है। 1000 धारा का मान कितना है, 4, और उसका मान कितना है 4। 4 इंटू 10⁻³ यह एक फेरे से पास होने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई का मान भी कितना है, 4 एम्पियर है। हमें आई का मान ज्ञात करना है, आपको आई का मान चमक गया होगा, 4 से 4 गया, 3 जीरो, इन 3 जीरो को मतलब 3 जीरो 10⁻³ को खा जाएंगे, तो एल का मान आ गया है 1 हेनरी। एल का मान कितना आ गया मित्रों, 1 हेनरी, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ला 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 इसके तेरा तड़े पाए, 1 हेनरी इज द करेक्ट आंसर, 1 हेनरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरू करें कहानी। आइए, एक इलेक्ट्रॉन सरल रेखीय पथ एक्स वाई पर गतिमान है। एक कुंडली ए बी सी डी इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग के निकटवर्ती है। आरेख देखिए, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा यदि कोई हो तो की दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ठीक है। अब ऑप्शन कुछ कुछ लिखे हुए हैं कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी वैसी होगी, प्रेरित धारा होगी ही नहीं। तो देखो, ए अपनी एक्स वाई लाइन है, ये क्या है बेटा, अपनी एक्स वाई लाइन है,
ठीक है, समझना बात को, समझना। तो हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन कहां है, बहुत दूर है, तब इसमें कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास चल के आएगा, इसके पास चल के आएगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास आएगा, तो पास आने में यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देते हैं, पी। पी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां जाएगा तो हम कहेंगे प्रभावी धारा बढ़ेगी। इसमें क्या होगा, प्रभावी, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश, और आवेश से चलता है तो धारा बनती है, आवेश से चलता है तो धारा का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने मतलब आवेश के चलने के कारण जो भी प्रभावी धारा है वो यहां पर बढ़ेगी, प्रभावी धारा बढ़ेगी, प्रभावी धारा बढ़ेगी, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन इस लूप से दूर जाएगा, इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और अंततः यहां पहुंच जाएगा। जब यहां पहुंच जाएगा, बहुत दूर पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो प्रभावी धारा लगभग शून्य हो जाएगी। प्रभावी धारा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले जाएगा। तो पीस के पॉइंट के बाद जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो प्रभावी धारा, प्रभावी धारा घटेगी, घटेगी, प्रभावी धारा घटेगी। तो पहले धारा बढ़ रही है, पहले धारा बढ़ रही है प्रभावी धारा, और फिर प्रभावी धारा घट रही है। लूप इसका विरोध करेगा, बढ़ रही है तो भी विरोध करेगा, और घट रही है तो भी विरोध करेगा, बढ़ रही है तो भी विरोध करेगा, और घट रही है तो भी विरोध करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा एक ही दिशा में होगी क्या इसमें प्रेरित धारा, तो हम कहेंगे नहीं, हमेशा प्रेरित धारा एक ही दिशा में नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन के कुंडली के पास आने से निकल जाने पर प्रभावी धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पहले प्रभावी धारा बढ़ रही है तो ये लूप बढ़ने का विरोध करेगा और इसके अंदर प्रभावी धारा आएगी, और फिर बाद में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन चलते 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 दूर चला गया, चलते 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 कहां चला गया, दूर चला गया, तो फिर क्या करेगा, ये लूप इलेक्ट्रॉन के दूर जाने का, जब धारा घट रही है तो उसका भी विरोध करेगा, तो प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी, प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा, प्रेरित धारा नहीं होगी। ये बहुत गलत जवाब है। अच्छा, और तुम दोनों ऑप्शन तो सेम ही हो गए, है ना, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, तो वो गलती से कुछ ऐसे हो गया होगा टाइप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे, ऐसा ऐसा, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़े, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अपना अगला सवाल। अच्छा देखो, क्लास में अपन ने वो भी किया था कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा होगी क्या अगर हमें दिशा ही निकालनी पड़ जाए, तो याद है कि नहीं है, मैं याद दिला दूं, चलो याद दिला देता हूं, आ जाओ। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो प्रभावी धारा इस दिशा में होगी, प्रभावी धारा इस दिशा में होगी, आई इफेक्टिव, और ये बढ़ रही है, ठीक है। तो आई इफेक्टिव इधर है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बेटा, क्रॉस होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, और एक क्रॉस क्षेत्र बढ़ रहा होगा क्योंकि धारा बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है, तो एक क्रॉस फील्ड इंक्रीज कर रही होगी, क्रॉस फील्ड क्या कर रही होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा बी क्रॉस, और ये बढ़ रहा होगा। अब क्रॉस फील्ड बढ़ेगा तो इसका विरोध करने के लिए, इसका विरोध करेगा, लूप का काम क्या है, विरोध करना, लेंज अंकल को याद करो, ठीक है। तो क्रॉस का विरोध करेगा तो अपना प्रेरित क्षेत्र कैसा बनाएगा बेटा, ये डॉट बनाएगा, कैसा बनाएगा, डॉट प्रेरित क्षेत्र बनाएगा, प्रेरित क्षेत्र कैसा बनाएगा, डॉट बनाएगा। और अगर डॉट क्षेत्र होता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है, अगर डॉट क्षेत्र है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है, ठीक है। अपन ने डिटेल में समझा था। तो पहले धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी और फिर धारा पलट जाएगी, फिर धारा क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो चेक भी किस तरीके से करते हैं, अगर धारा की दिशा भी पूछ ली जाए तो इस प्रकार से। तो
पहले इलेक्ट्रॉन चल के यहां से यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो धारा की दिशा इधर, धारा की दिशा इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। अब प्रभावी धारा बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अंदर जाने वाला क्षेत्र बढ़ेगा, तो लूप इसका विरोध कराने के लिए ये क्या है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरित बी है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, समझ रहे हो। तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, डॉट, कैसा है, डॉट। तो याद करो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर यहां पर फील्ड डॉट है तो करंट कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अगला सवाल, अगला सवाल। आर त्रिज्या की एक पतली अर्धवृत्ताकार चालक रिंग PQR किसी क्षैतिज चुंबकीय, चुंबकीय है, गुंबकीय नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र बी में गिर रही है, बी में गिर रही है। गिरते समय इसका समतल आरेख में दर्शाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर रहता है। जब गिरती हुई रिंग की चाल भी है तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, इसके सिरों के मध्य विकसित विभवांतर क्या होगा। देखो तो बेटा जो प्रेरित विभवांतर होता है ना, जिसको अपन ई इंड्यूस लिखते थे, ई इंड्यूस, ये होता था B इंटू V इंटू वह प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही है, रेखाओं को काट रही है, काट रही है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं काटी जा रही हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा। तो यहां पर हमें को क्या लिखना है, ई इंड्यूस का मान निकालना है। तो ई इंड्यूस का मान सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र बी है और इसकी चाल कितनी है बेटा, भी है। अब हमें वो प्रभावी लंबाई लिखना है जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही है। तो देखो बच्चों, यहां से इस एंड से इस एंड तक देखो, तो दिस इज द प्रभावी लंबाई जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही है। ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास, बेसिकली ये PR, प्यार, प्यार नहीं, PR, PR क्या है, व्यास है, क्या है बेटा, व्यास। तो इसकी लंबाई हो जाएगी त्रिज्या का 2 गुना 2R। तो ये 2 इंटू R, 2 इंटू R, तो 2BRV। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, और तो ये गलत है, ये भी गलत हो गया, ये शून्य भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये आंसर तो अपन को यहां मिल गया, आंसर अपन को मिल गया, ठीक है। अभी अगर अपन एग्जाम हॉल में होते तो टिक करके आगे बढ़ जाते, टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं, हो सकता है अपन को कोई एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए। तो अब आपको बताना है कि ये भी कि कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा, कौन सा सिरा निम्न विभव पर होगा, कौन सा सिरा निम्न विभव पर होगा। तो देखो इसका वेग इस दिशा में भी, वेग किस दिशा में भी, तो अपन कैसे देखते थे कि कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा और कौन सा निम्न विभव पर। तो अपन कहते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर, चेक करने का तरीका क्या होता था, मान लीजिए इसके अंदर कोई धन आवेश होता, धन आवेश होता है, तो ये चाप नीचे गिर रहा है भी वेग से, तो ये धन आवेश भी नीचे जा रहा होता भी वेग से, इस धन आवेश का वेग भी क्या होता है, भी होता है। अब देखो इस धन आवेश पर बल किस दिशा में लगता, ये धन आवेश है जो नीचे चल रहा है भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में। तो याद है ना बेटा कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाने का कोशिश करता है, चुंबकीय क्षेत्र उस पर सामान्यतः बल लगाता है, ठीक है। और बल की दिशा क्या होती है, बल कितना लगाता है, ये होता है F बराबर फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो हमको V की दिशा में उंगलियां रखनी है, बल की दिशा कैसे निकालोगे, V की दिशा में उंगलियां रखोगे और B की तरफ घुमाओगे। ये बल की दिशा बताता है किस पर, धन आवेश पर, बल की दिशा किस पर, धन आवेश पर। तो V इधर है, तो V वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो हम V के दिशा में, V वेग के दिशा में उंगलियां रखते हैं, किसकी, राइट हैंड की। कुछ लोग लेफ्ट हैंड यूज कर लेते हैं, पागलपंती करते हैं, नहीं, राइट हैंड की उंगलियां रखनी है और उंगलियों को मोड़ना है फिर बी के तरफ। तो राइट हैंड की हथेली अपन ने इधर रखी, उंगलियों को मोड़ा, बी कहां है, अंदर। तो
अंगूठा जा रहा है इधर, अंगूठा कहाँ जा रहा है इधर, तो धन आवेश पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, धन आवेश पर बल इधर होगा तो ये वाला सिरा धन आवेशित हो जाएगा, ये वाला सिरा धन आवेशित हो जाएगा। बेसिकली ये हम कहें यहां पर धन आवेश इकट्ठा हो जाएगा तो ये उच्च विभव पर आ जाएगा, ये हाई पोटेंशियल पर होगा और ये वाला सिरा लो पोटेंशियल पर होगा। तो P लो पोटेंशियल पर, R हाई पोटेंशियल पर, तो R अधिक विभव पर होगा या R उच्च विभव पर होगा। तो ये बात भी आगे सही ही है और होना भी चाहिए, तभी तो आंसर सही होगा ये वाला। समझ गए? तो R वाला जो सिरा है वो हाई पोटेंशियल पर होएगा, P वाला लो पोटेंशियल पर होगा। आगे बढ़ जाएं बच्चों, सर बढ़ जाओ, इंतजार किस चीज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय बिटाई क्षेत्र लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है तो t बराबर 2 सेकंड पर कॉइल में, कॉइल बोले तो कुंडली में धारा होगी। तो आओ मेरे परम प्रिय दुष्ट पापी मित्रों शुरू करें। तो देखो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, फाई बराबर होता है मित्रों, अपन कहते हैं फाई नहीं, हमें प्रेरित धारा निकालनी है, तो धारा इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेरित धारा मतलब आई इंड्यूस्ड, तो आई इंड्यूस्ड क्या होगा, ई इंड्यूस्ड अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई इंड्यूस्ड अपॉन आर। अगर हमें ई इंड्यूस मिल गया तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि आर का मान तो अपन को दिया है। तो हम ई इंड्यूस निकालने चलते हैं, और ई इंड्यूस हमें फैराडे चचा ने बताया था, फैराडे अंकल ने बताया था कि ई इंड्यूस का मान कितना हो गया है, तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब यहाँ माइनस प्लस का तो कोई रोल है नहीं, धारा का मान निकालना है, दिशा वगैरह अभी पूछी नहीं गई है। तो ई इंड्यूस का हम सिर्फ परिमाण लिखना चाहें, सिर्फ परिमाण, तो आप कह दो डी फाई अपॉन डी टी हुई गवा, ठीक है। अब ई इंड्यूस का परिमाण, तो ई इंड्यूस का परिमाण कितना आया वेक्टर, तो डी फाइव बाई डी टी। इसका अवकलन करो, तो देखो इसका अवकलन, ध्यान साथ देना, मेरा साथ देना। हेलो हाय हाउ आर यू, खाना खा के देना जाना, खाना खा के जाना, और खाना खाने से पहले मेरा साथ देना इसका अवकलन करने में। तो देखो 50 कांस्टेंट है, 50 तो नियत है, और टी स्क्वायर का अवकलन होता है 2t। मेरे गांव में टी स्क्वायर का अवकलन होता है मित्रों 2t और प्लस 4 बेचारा अकेला है और नियत है, तो इसका अवकलन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ई इंड्यूस का मान कितना आ गया 100t, और हमें धारा कब बतानी है, t बराबर 2 सेकंड पर। तो देखो ई इंड्यूस का मान, अरे लल्ला, ई इंड्यूस का मान कितना हो गया 100t हो गया। और यहां पर अगर हम आई इंड्यूस की बात करें तो आई इंड्यूस इज इक्वल टू हु, तो हम लिखेंगे 100 इंटू टी की जगह आप क्या लिखोगे 2 सेकंड लिखोगे, डिवाइडेड बाय आर तो हार मान कितना 400 ओम, आर तो हार मान कितना है 400 ओम है। तो आई इंड्यूस का मान आ गया, कितना आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए जाएं तो 2/4 इसको हमारे गांव में कहा जाता है 0.5 एम्पियर। समझ गए क्या मित्रों? तो ये आंसर हो गया, और कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था, आसानी सवाल था। चलिए हम आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए देखो अगला सवाल है ना। आप लोग कई बार ग्राफ के सवाल होते हैं ना, तो ग्राफ के सवाल देख के ही चकरा जाते हैं, तो ग्राफ के सवाल देख के चकराने का नहीं, आसान सवाल होते हैं ग्राफ के। देखो हम कहते हैं किसी प्रेरक में विद्युत धारा आई आरेख में दर्शाए गए वक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, तो निम्नांकित में से कौन सा ग्राफ आरेख समय के साथ वोल्टता का सही परिवर्तन दर्शाता है, अच्छा मैं एक चीज और कहूंगा कि जब आप ये PYQ सेशन देखते हैं, सिलेक्शन एक्सप्रेस का लेक्चर देखते हैं, तो इससे पहले बेटा अपना जो क्रैश कोर्स वाला लेक्चर है रेस्पेक्टिव टीचर का, मतलब रेस्पेक्टिव क्या बोलते हैं टॉपिक का, रेस्पेक्टिव टॉपिक का, जैसे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेक्चर आपको देख लेना है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट
के पी बाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं या अल्टरनेटिंग करंट के पी बाई क्यू वाला लेक्चर देख रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो अपना नीट एक्सप्रेस बैच है, एक्सप्रेस नहीं क्या नाम है, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स वाला बैच है, उसका लेक्चर देख के आए। या जरूरी नहीं क्रैश कोर्स का लेक्चर देख के आए, आपने जो भी पढ़ा है ना वो रिवाइज करके आए। हो सकता है कि आपने ईयर लॉन्ग बैच में पूरा अच्छे से पढ़ लिया हो, नोट्स बना लिए हो, तो जब आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर देखें उससे पहले उन नोट्स को रिवाइज करके आए बेटा, तो आपको बेनिफिट होगा, याद आएगा कि क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, हमको इस दुनिया में, मतलब इस सवाल में हमको दिया गया है आई और टी के मध्य ग्राफ, आई और टी के मध्य ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार से, और हमें वी के मध्य ग्राफ निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के मध्य ग्राफ के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल और समय के मध्य ग्राफ बनाना है। अब जरा आप सोचो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और आई में क्या संबंध होता है। हम्म हम्म तो मित्रों संबंध होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप भी इंड्यूस लिखो या ई इंड्यूस लिखो, ये होता माइनस एल डी आई बाय डी टी, माइनस एल डी आई बाय डी टी। और कई बार सिर्फ परिमाण की ही आवश्यकता होती है अपन को, है ना, क्योंकि मान लीजिए आंसर आया कभी 10, अब ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं 10 20 30 40, ठीक है, तो हमें साइन नहीं देखना है प्लस का 10 है या माइनस का 10 है, समझ गए, तब तो आप सिर्फ परिमाण लिखेंगे और परिमाण कितना हो जाता है एल डी आई बाय डी टी। लेकिन आपने सॉल्व किया क्वेश्चन और आंसर आया आपका 10, आंसर आया 10, अब ऑप्शन में 10 भी है माइनस 10 भी है। ऑप्शन कैसे है, मान लीजिए ऐसे है, एक ऑप्शन 10 है, दूसरा ऑप्शन माइनस 10 है, अगला 20 है, अगला माइनस 20 है, तो फिर बच्चों आपको माइनस साइन को कंसीडर करके चलना है, माइनस साइन को भी भाव देना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो पहले 0 से t/2 टाइम का, 0 से t/2 टाइम का, तो चलो अपन तो माइनस साइन भी लेके चल रहे हैं, माइनस साइन भी लेके चल रहे हैं। तो देखो ये v इंड्यूस क्या हुआ, l तो क्या है बेटा नियत है, और डी आई बाई डी टी, डी आई अपॉन डी टी इस ग्राफ का स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप है, स्लोप बोलो तो प्रवणता, प्रवणता, प्रवणता कहते हैं इसको, ढाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवणता या ढाल, डी आई बाई डी टी। तो देखो v इंड्यूस अपन लिखे तो v इंड्यूस इज इक्वल टू क्या, v इंड्यूस अपन लिखे तो v इंड्यूस समानुपाती है माइनस इस ग्राफ की ढाल के, इस ग्राफ के स्लोप के, माइनस और l तो नियत है, l तो नियत है। तो आप देखते हैं कि यहां से यहां तक का जो स्लोप है 0 से t/2 में, यहां से यहां तक का जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और नियत है। यहां पर स्लोप m पॉजिटिव है, स्लोप m कैसा है, पॉजिटिव है। जब अपन ने पढ़ा था ना कौन सा वाला अध्याय, भौतिकी में प्रयुक्त गणित, मतलब एसेंशियल मैथ, बेसिक मैथ का जो अपन ने लेक्चर पढ़ा था, उसमें स्लोप के बारे में, प्रवणता के बारे में अपन ने पूरा डिस्कशन किया था, ठीक, कैसे चेक करते हैं। तो यहां से यहां तक स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो हम v इंड्यूस की बात करें तो v इंड्यूस समानुपाती हुआ माइनस स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है, तो कुछ पॉजिटिव भी मैंने लिख दिया। तो ये बेसिकली कैसा ग्राफ आ गया, समानुपाती नेगेटिव ही आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। यहां से लेके यहां तक ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट। तो देखो बच्चों ग्राफ कैसा बनने वाला है, ग्राफ कैसा बनने वाला है, मैं इधर साइड में बनाता हूं, मैं इधर साइड में बताता हूं आपको। तो इधर भी लिया अपन ने, इधर टी लिया, हम बात कर रहे हैं 0 से t/2 टाइम में, ये अपना टाइम है t/2। तो 0 से t/2 टाइम में अपना जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव में कांस्टेंट, तो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ नेगेटिव कांस्टेंट,
नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। और फिर अगर अपन अगले भाग में जाएं, इधर जाएं, तो यहां पर आप जरा गौर फरमाएं, ठीक है। तो इधर का जो स्लोप है बेटा, ये स्लोप एक नेगेटिव है और कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है स्लोप। अब देखो यहां पर स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो अगले भाग के लिए देखना, देखना ध्यान, ये नेगेटिव तो है ही, अब स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फिर यहां से यहां तक हम जो v का ग्राफ बनाएंगे वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब बचे हुए अगले भाग के लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ नेगेटिव कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ग्राफ होगा। ये आपका कैसा ग्राफ हुआ बेटा, करेक्ट ग्राफ हुआ। तो इसमें से देखो हमने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में, अब जैसे यहां पर है नहीं, अगर यहां पर ये वाला ग्राफ होता तो आप इसी को टिक करते, इसी को टिक करते, लेकिन अभी किसको टिक कर देंगे, इसको। क्योंकि देखो मैंने कहा कि अगर सिर्फ परिमाण लिखना है तो एल डी आई बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर बनाना है चिन्ह के साथ, तो ये होता है चिन्ह लगाओ तो फिर सही ग्राफ ये होगा आपका। तो सही ग्राफ तो ये है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में हमें ये समझ में आ रहा है कि एक बार पॉजिटिव कांस्टेंट, एक बार नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। वैसे पहले नेगेटिव कांस्टेंट है फिर पॉजिटिव कांस्टेंट है, लेकिन अब ग्राफ में ऐसा ही दिया गया है, पहले पॉजिटिव कांस्टेंट फिर नेगेटिव कांस्टेंट। तो कहने का मतलब इतना है कि एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें ये आपको दिख रहा है। तो इन चारों में सबसे सही ऑप्शन है वो यही है, इन चारों में सबसे सही ऑप्शन यो वाला है बेटा, ठीक है। अब ये होता तो प्रॉपर आंसर तो यही है, लेकिन ये दिया ही नहीं है, ये दिया ही नहीं गया है। तो अब इससे मिलता जुलता सबसे सही आंसर ग्राफ कौन सा है, ये वाला, ठीक है, कि पॉजिटिव कांस्टेंट फिर नेगेटिव कांस्टेंट, ऐसा। चलिए अगला सवाल साथ देना मेरा। 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली में इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा को समय के फलन के रूप में दिखाए आरेख द्वारा दर्शाया गया है। तो इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का मान क्या होगा, कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का मान अपन को निकालना है। अच्छा, तो फ्लक्स में परिवर्तन देखो अपन क्या जानते हैं बेटा, V इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी जानते हैं, सिर्फ परिमाण की अपन बात करें तो डी फाई बटे डी टी जानते हैं, ठीक है ऐसा। अब देखो ध्यान देना, हमने परिमाण की बात की है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस का कोई चक्कर है नहीं। तो V इंड्यूस्ड को अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं I इंड्यूस्ड इनटू R लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, डी फाई अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और I इंड्यूस को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अरे भाई धारा को क्या लिखते हैं, धारा को लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी टी या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इज इक्वल टू क्या हो गया इधर, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी तो है ही। यो गया तो डी फाई बाई डी टी का मान। अच्छा, अपन को किसका मान चाहिए, सी का मान चाहिए, किसका, फ्लक्स में परिवर्तन। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना आया, डेल्टा क्यू इंटू आर, डेल्टा क्यू इंटू आर, ठीक है। या आप इसको क्यू इंटू आर भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, क्यू इंटू आर। अब देखो डेल्टा क्यू या क्यू क्या है, किसी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश कॉइल से। तो चलिए अब अपन देखते हैं, अब हम आवेश कैसे निकालें, आवेश का मान कैसे निकालें। तो हमें I और T का ग्राफ दिया गया है, किसका ग्राफ दिया गया बेटा, I और T का ग्राफ दिया गया है। और इसका अगर हम क्षेत्रफल लिखें, एरिया, तो इसका क्षेत्रफल एरिया A बराबर कितना हो गया, इंटीग्रल I dt लिखा जाता है। और एरिया हम A लिखें तो इंटीग्रल I की जगह अपन लिख लेते हैं डी क्यू अपॉन डी टी इंटू डी टी और काटा कूटा मचाएं। अब देखो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, dt से dt कट गया, तो एरिया किसके बराबर बचा, इंटीग्रल डी क्यू के। अब चाहे
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाता है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा गया तो एक क्यू बचा, या आप इसमें लिमिट लगाओ तो इसी को चाहे आप क्यू लिख लो चाहे आप इसको डेल्टा क्यू लिख लो, एक ही बात है ना। वैसे आपको पता है कि इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन एक दूसरे को खा जाएगा तो क्यू बचेगा, ठीक है। अब आप वैसे लिखो कि आप लिमिट लगा के लिखना चाहे प्रारंभिक से अंतिम, तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, किसी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश, बरोबर इस तरीके से। तो आपको यहां पर जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इस ग्राफ का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, इस ग्राफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आवेश के बराबर होगा। किसके बराबर, आवेश के। तो बस आपको ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेना है। कौन सा वाला भैया, कौन सा वाला, ये वाला क्षेत्रफल। तो बताओ इस क्षेत्रफल का मान कितना होगा, तो ये वाला क्षेत्रफल मैं इधर लिख दूं, तो क्षेत्रफल ए बराबर, क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, 0.1 है, ऊंचाई कितना है, 4 है, एक कट गया 0.2 आ गया, कितना आ गया 0.2, बरोबर। तो क्षेत्रफल 0.2 आ गया, मतलब आवेश कितना हो गया बेटा, 0.2 हो गया। तो इसका मान Q का मान कितना, 0.2, और R तुम्हारा मान कितना है, R तुम्हारा मान है 10, R तुम्हारा मान कितना है 10, और 10 इंटू 0.2 हमारे गांव में होता है 2 के बराबर। 10 इंटू 0.2 हमारे गांव में 2 के बराबर होता है। तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बच्चों, बरोबर ऐसा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, आगे बढ़ते हुए अपना अगला सवाल, अगला सवाल क्या है अमित, ओ अमित अगला सवाल बताओ। तो अगला सवाल है, किसी कुंडली में विद्युत धारा I का मान आरेखानुसार समय के साथ परिवर्तित होता है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ परिवर्तित होगा। देखो फिर से, अभी थोड़ी देर पहले भी अपने पास सही सवाल था कि आपको I और T के मध्य ग्राफ दिया गया था, और आपको V मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा समय के मध्य ग्राफ निकालना था, ग्राफ बनाना था। अच्छा, ये दोनों ग्राफ एक जैसे बन गए हैं, ये एक जैसे नहीं, इन ग्राफ में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, क्योंकि एक जैसे तो हो ही नहीं सकते हैं, दो आंसर थोड़ी ना हो जाएंगे। क्यों भाव, दो आंसर करवा दोगे क्या, अरे पापी आदमी, दो आंसर नहीं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा कोई दिलने वालों ने, ऐसा ग्राफ है ये, ऐसा इस तरीके से ये नीचे है और इसका उल्टा इधर ऐसा ऐसा। चलिए शुरू करते। तो अपन को पता चला था, अपन को पता है, ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर वाला भी ग्राफ है, नीचे वाला भी है, ऐसा ही था ऑप्शन में। जब पूछा आईटी में नहीं, मतलब किस में पूछा गया था, नीट में जब ये पूछा गया था ना, तो ऐसा ही ऑप्शन था। वो गलती से ना दोनों ग्राफ एक जैसे बन गए थे, ठीक है। लेकिन जब पूछा गया था तब ऐसे ऑप्शंस थे इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। हमें भी का ग्राफ बनाना है, मतलब V निकालना है। क्या दिया गया है, I दिया गया है। I और V में क्या रिलेशन होता है, तो हम जानते हैं V इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT, और DI अपॉन DT इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ की जो प्रवणता है, वो DI बाय DT के बराबर होगी। स्लोप क्या है, DI बाय DT के बराबर। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था कि इसको अपन ने क्या कह दिया था कि ये स्लोप है, स्लोप। और जो V इंड्यूस्ड है मित्रों, V इंड्यूस्ड वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस टाइम्स स्लोप के, माइनस टाइम्स स्लोप के। अब बस स्लोप देखते चलो, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव है, देखो स्लोप के माइनस टाइम्स, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो V इंड्यूस्ड नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव तो V इंड्यूस्ड नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो V इंड्यूस्ड पॉजिटिव, और स्लोप जीरो तो V इंड्यूस्ड भी जीरो। ऐसा आ जाओ, यहां से यहां तक की बात करें, 0 से T/4 में, 0 से T/4 में, तो यहां पर बेटा स्लोप m, इसका मान कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप m का मान अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट तो है ही, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लोप m पॉजिटिव है तो V इंड्यूस्ड नेगेटिव आएगा। अरे भाई स्लोप का मान अगर पॉजिटिव है, इसका मान पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। और देखो स्लोप यहां से यहां तक ढलान नियत है,
ढलान कैसी है, नियत। स्लोप का मतलब होता है बेटा ढलान। अगर कोई ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा है, तो इनकी ढलान नियत है। इनकी ढलान कैसी है, नियत। ढलान कब बदलेगी, ऐसी ऐसी हो तो कभी ढलान कम ज्यादा ऊपर नीचे ऐसा है ना, तो ढलान बदलती है। तो बताओ पहले 0 से t/4 टाइम में, 0 से t/4 टाइम में स्लोप पॉजिटिव है तो v इंड्यूस नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो इधर तो पॉजिटिव है, गलत, इधर नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ये सही, ये सही भाई, ये सही। यहां पर नेगेटिव तो है बट कांस्टेंट नहीं है, ये भी हो सकता था, लेकिन यहां नेगेटिव तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। अरे भाई ये भी ग्राफ सही एक ही जैसा बना दिए, ये भी नेगेटिव है बट कांस्टेंट नहीं है, है ना, तो इसलिए गलत हो गया। ये भी दोनों एक जैसे बना दिए भाई, है ना, ये भी एक जैसे नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे, ये कुछ ऐसे रहे होंगे। मैं बना देता हूं, ये कुछ ऐसा ग्राफ था, दो दो ऑप्शन एक जैसे कर दिए भाई, ऐसा ऐसा था ये ग्राफ, ठीक है। तो ये नेगेटिव तो है बट यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये तो नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद भी देखो, यहां से यहां तक स्लोप 0 है। अगर हम आगे भी बात करें, वैसे अपना आंसर मिल गया है, आंसर मिल गया, यो वाला आंसर, यो वाला इज द आंसर। अब हम आगे भी जाएं तो यहाँ पर स्लोप m का मान कितना है, 0 है। m का मान 0 है मतलब स्लोप 0 है, स्लोप 0 है तो भी इंड्यूस 0। तो पहले नेगेटिव कांस्टेंट, फिर 0, और फिर देखो यहां पर अपन आगे जाएंगे मित्रों, तो यहां पर क्या है, ये स्लोप है अपना, और यहां पर स्लोप कैसा है, m बेटा आपका नेगेटिव कांस्टेंट है, m नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा आपका ग्राफ ऐसा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इस सवाल में माइनस साइन को भी कंसीडर करवाया है क्योंकि दोनों ग्राफ हैं, दोनों ग्राफ हैं। अब मान लीजिए ग्राफ होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, तो हम इसको टिक कर देते, क्योंकि कांस्टेंट 0 कांस्टेंट है ना, साइन बदल रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, लेकिन प्रॉपर आंसर यही है। जैसे मैंने पिछले सवाल में नहीं बताया था, इसमें कौन कहां गया ए, कि प्रॉपर आंसर यही है, प्रॉपर आंसर यही है, लेकिन अब ये ऑप्शन में था ही नहीं, तो सबसे सही आंसर फिर अपन ने ये वाला लगा दिया था। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अपना अगला सवाल शुरू करें मित्रों। आइए, एक चालकीय वृत्तीय लूप ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इतने टेस्ला में रखा जाता है जो लूप के तल के लंबवत है। जब लूप की त्रिज्या 1 मिलीमीटर पर सेकंड की दर से सिकुड़ जाती है, तब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो देखो एक चालकीय वृत्तीय लूप है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जो लूप के तल के लंबवत है भैया। तो देखो मित्रों, ओ मित्रों साधुओं आओ, देखो ये अपना लूप, ये अपना क्या है बेटा, लूप है। चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के लंबवत बना देना है। तो हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के लंबवत, डॉट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा ले लो, डॉट ले लो, ठीक है। बी बाहर है, तल के लंबवत, देख भाई लूप का तल तो है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत लेना है। अब हम कहा क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश भी तल के लंबवत होता है। वो तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहां होता है, लूप के तल के लंबवत। तो क्षेत्रफल सदिश ए को भी अपन डॉट ही ले लेते हैं बाहर की ओर। तो आप बताओ बी और ए के मध्य कोण कितना है, बी और ए के मध्य कोण कितना है, 0। हम कोण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। बेसिकली ये होता है फ्लक्स फाई बराबर वी डॉट ए वेक्टर, v डॉट ए वेक्टर होता है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हुआ, चुंबकीय क्षेत्र B है तो बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो फाई इज इक्वल टू बी, तो हार मान कितना है, क्यों बी, तो हार मान कितना है, सवाल में दिएला है, सवाल में दिएला है 0.25। ए का मान, अच्छा फाई हमें तो क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अपन ने फ्लक्स लिख लिया। अब देखो फाई इज इक्वल टू अपन ऐसे लिख लेंगे, बी और ए की जगह क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ए की जगह मतलब क्षेत्रफल लूप का, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है, आर, त्रिज्या आर है इसकी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। और कॉस 0, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होता है। अब हमको क्या चाहिए बेटा,
प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो V इंड्यूज होता है, वैसे माइनस d∅dt होता है, लेकिन हम सिर्फ परिमाण की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस तो कहीं लगा इच्छा नहीं है, माइनस कहीं है नहीं। हाँ, ऐसे ऑप्शन होते 2 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, तो फिर अपन माइनस साइन लगा के चलते बेटा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसका परिमाण लिख लिया, माइनस नहीं लगा रहा। तो इसका अपन अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि देखो d/dt फाई का मान कितना है, b पाई आर स्क्वायर, बी पाई आर स्क्वायर। हम अगले पन्ने पे चल देते हैं। तो V इंड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, बी पाई आर स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2r, और r का अवकलन dr/dt। समझना मित्रों, ओ मित्रों, हमने पहले b और पाई कांस्टेंट है, अवकलन किसका करना है, अवकलन किसका करना है, आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2r, 2 आगे आ गया 2r, और फिर r का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dr/dt आएगा मित्रों, ऐसा। तो V इंड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 पाई बी आर इंटू dr/dt। अब सबके मान आपको दिए गए हैं। तो V इंड्यूस बी तो 2 हो गया, ये पाई हो गया, b तुम्हारा मान कितना है, द वैल्यू ऑफ v इज गिवन एज 0.025। ये b की वैल्यू है, r की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो इसको अपन लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो गया बेटा, ये r का वैल्यू हो गया मीटर में, ठीक है। और उसके बाद dr/dt, इसका वैल्यू है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt का वैल्यू आ गया 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड में वैल्यू है। तो बस आप इसको गुणा भाग कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो माइक्रो है ना, ये माइक्रो वोल्ट में दिया हुआ है, आंसर किस में दिए है, चलो मैं करने की कोशिश करता हूं। तो V इंड्यूस इज इक्वल टू, देखो इधर से दशमलव हटाओ तो 3 जीरो नीचे आ गया, 1 2 3, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो हो गया ये 100 पाई इंटू 10 टू दी पावर, इधर से -5 होगा, 10 की घात -5 हो गया, और इधर से कितना है, 10 की घात इधर 3 है मित्रों। तो 10 की घात 3 में से आप काटा कूटा मचाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इधर 1 बचा, तो इधर बचा है पाई, कितना बचा है पाई, और 10 की घात यहाँ 1 है ना, तो वो इधर हो जाएगा 10 की घात -6, और ये हो गया पाई 10 की घात -6 को अपन क्या लिखेंगे, माइक्रो। तो पाई माइक्रो वोल्ट इसकी यूनिट होता है, पाई माइक्रो वोल्ट। ऑप्शन देख लो, पाई म्यू भी पाई माइक्रो वोल्ट है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो ये कहानी हो गई है ना। तो कैलकुलेशन है, कभी कैलकुलेशन भाई मेरे से प्लस माइनस हो जाए, जैसे मैं 25 इंटू 2 50 होता है, 25 इंटू 2 कितना होता है 50, कहीं मान लो गलती से मैंने 25 इंटू 2 100 लिख दिया, तो समझ जाना कि भाई 25 इंटू 2 50 ही होता है, 100 नहीं होता है ना। आप समझदार हो, आप क्या हो बेटा, समझदार हो, ठीक है। अब देखो अगला सवाल। अच्छा, हा, ये तो दोबारा वही सवाल आ गया, लेकिन मान अलग अलग है। ये यहाँ पर सवाल बिल्कुल वही है भाई, मान अलग अलग है। ये कब पूछा गया था, 2010 में। अब देखो 2010 में पूछा गया था, 2009 में भी वही पूछ लिया, मतलब पहले 2009 में पूछा वैसा ही सवाल, फिर 2010 में ही पूछ लिया। इनको बहुत पसंद आया होगा ये सवाल। तो ये आपका होमवर्क है, तो इसको सॉल्व करना। बिल्कुल वही सवाल है, मान भी लगभग, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ही है, इसका मान 1 था पिछले सवाल में, इस सवाल में इसका मान 2 है, ठीक है, और इसका मान इतना ही है। चलिए तो और अगला सवाल। एक लंबे बहुकुंडलक मतलब सोलेनॉइड में 50 फेरे हैं, जब इसमें से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो हर फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स इतना होता है, तो सोलेनॉइड का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। ऐसा सवाल थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल ऐसा ही सवाल। तब अपन बी वगैरह का मान लिख रहे थे, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आई होता है,
L इंटू आई होता है। टोटल फ्लक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, N इंटू, देखो एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स हमने कहा फाई नॉट, एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है फाई नॉट, और फेरों की संख्या अगर कैपिटल एन है तो कुल फ्लक्स कितना हो गया फाई नॉट इंटू एन, और बराबर एल, एल का मान हमको निकालना है, आई तो हर मान कितना दिया, आई का मान दिया है 2 एम्पियर, चलो आई लिख देते हैं फिर एक साथ ही मान रख देंगे आई, एन तुम्हारा मान कितना है 500, एन का मान 500, एक फेरे से, ध्यान देना हर फेरे से, हर का मतलब हो गया प्रत्येक, प्रत्येक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -3, एल हमको निकालने का है, आई तुम्हारा मान कितना है 2 एम्पियर है। चलिए मित्रों अब का काटा कूटा मचा दो, 2 से एक काट दो, 2 से तो कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना हो गया 1000 हो गया, तो 1000 इंटू 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू एल आ गया, तो एल का मान हो गया 1 हेनरी, एल का मान हो गया 1 हेनरी ओलंगा, हेनरी ओलंगा नहीं भाई वो तो क्रिकेटर था। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपना अगला सवाल, एक कॉन्सेप्ट देखो, दो कुंडलियों के 100 प्रेरकत्व क्रमशः 2 मिली हेनरी एवं 8 मिली हेनरी हैं, इनको इस प्रकार से रखा जाता है कि एक कुंडली में प्रभावी फ्लक्स दूसरी कुंडली से निर्भर करता है। इस प्रकार रखा जाता है कि एक कुंडली में प्रभावी फ्लक्स दूसरी कुंडली के फ्लक्स पर निर्भर करता है, तो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या होगा। तो देखो अपन अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं तो इसको कहते हैं K इंटू रूट L1 L2, ये सूत्र होता है। K को अपन कहते हैं युग्मन गुणांक, बोले तो कपलिंग कोफिशिएंट, अंग्रेजों की भाषा में कपलिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो जब इनका सवाल की भाषा का मतलब है कि एक कुंडली से, जैसे एक कुंडली है और दूसरी कुंडली है, ये इस प्रकार से रखी गई है कि एक कुंडली से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स दूसरी कुंडली से पास हो रहा है, इसको अपन कहते हैं परफेक्ट कपलिंग। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, परफेक्ट कपलिंग, पूर्णतः युग्मन। और इस प्रकार के युग्मन के लिए K का मान कितना होता है 1, नहीं तो फिर K का मान देंगे, K का मान देंगे, K का मान 0.5 है, K का मान 0.2 है, K का मान 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से लेके 1 तक। तो K का मान कितना ले लेना है 1, क्योंकि एक कुंडली में प्रभावी फ्लक्स एक कुंडली में प्रभावी फ्लक्स पूरी तरह से दूसरी कुंडली के फ्लक्स पर निर्भर करता है, पूरी तरह से, मतलब इसका जितना भी फ्लक्स है, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं वो सारी की सारी दूसरी कुंडली से पास हो रही हैं। तो युग्मन गुणांक K का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो M बराबर K तो हार मान कितना है 1 है, और L1 तुम कितना हो भाई, तो तुम 2 मिली हेनरी हो, L2 तुम्हारा मान कितना है, तुम 8 मिली हेनरी हो, तो M का मान कितना आ जाएगा मित्रों, जल्दी बता दो, आंसर बता दो, कम ऑन एवरीबॉडी। तो M का मान कितना आ गया, तो आपने कहा M का मान आ गया है मिली हेनरी, बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से बाहर आ गया 4, 4 मिली हेनरी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। मुझे आंसर टिक करते टाइम बड़ी खुशी हो रही है कि ये आंसर है। अब ये तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है, बस कहीं बच्चे कुछ गड़बड़ कर सकते थे तो K के मान को लिखने में, तो वो भी स्पष्ट किया गया है कि पूरी तरह से, पूरी तरह का मतलब हुआ K का मान कितना 1 लेके अपन को चलने का है, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला सवाल, एक परिपथ का प्रतिरोध R है, इस परिपथ में समय, इस समस्या नहीं है, समय डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स का मान डेल्टा फाई से बदल दिया जाता है। परिपथ के किसी भी बिंदु से डेल्टा टी समय में चलने वाले कुल आवेश, कुल आवेश Q का मान व्यक्त होगा। तो देखो थोड़ी देर पहले अपन ने इसको पढ़ा था, वैसे रिजल्ट भी याद रहता है लोगों को, Q बराबर कितना होता है, डेल्टा फाई अपॉन R होता है, डेल्टा फाई अपॉन R होता है कुल आवेश, है ना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और ये कैसे होता है मैंने अभी बताया था कि देखो V इंड्यूस इज इक्वल टू, अपन क्या जानते हैं, हुआ कैसे वो भी देख लो फिर से एक बार, कि V इंड्यूस बराबर अपन क्या लिखते हैं, ये होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। और इसकी जगह अपन लिख लेते हैं आई आर, तो आई आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब आई के जगह अपन क्या लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी,
इनटू आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, नहीं डेल्टा टी, डेल्टा टी है ना, अभी सीखा था। आप सब लोगों को रिजल्ट याद होना चाहिए। तो यहां से हम कहें डेल्टा क्यू का मान कितना आ गया, तो ये डेल्टा फाई अपॉन आर, या प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू को हम क्यू ही मान लें तो डेल्टा फाई अपॉन आर आ जाता है। ठीक है, सभी में माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं है, यही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए मित्रों, अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपना अगला सवाल L बराबर 2 मिली हेनरी की एक कुंडली में धारा I बराबर टी स्क्वायर इंटू ई की घात माइनस टी है ना। जो I का मान है, I बराबर मैं लिख देता हूं टी स्क्वायर इंटू ई की घात माइनस टी प्रवाहित हो रही है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस समय शून्य होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल किस समय शून्य होगा? तो देखो अपन जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण किसके पदों में? धारा के पदों में अपन लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी कहते हैं। जानते हो नहीं जानते? अरे तीसरी बार उपयोग कर रहे हैं, तीसरी बार, पता नहीं कि चौथी बार, ऐसा चौथी बार। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल को अपन को करवाना है शून्य। आपको समय बताना कि किस समय ये शून्य होगा, समय बताना है कि किस समय पर ये शून्य होगा। तो देखो मित्रों, इसको आपको शून्य करवाना है तो एल चला गया डी टी में, मतलब डी आई बाई डी टी का मान जब शून्य होगा, डी आई बाई डी टी का मान जब शून्य होगा, उसी समय में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी शून्य होगा। तो आप बस डी आई बटे डी टी का मान निकाल लो, हम अगले पन्ने पर निकाल लें तो सुरक्षित रहेंगे, मतलब सुरक्षित इन द सेंस साफ साफ लिखा रहेगा। तो आई हमारे पास है, हमें डी आई बटे डी टी का मान निकालना है। तो देखो मित्रों, आई इज इक्वल टू कितना है? टी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। अब देखो ये दो फलनों का गुणा हो रहा है, दो फलनों का गुणा हो रहा है, तो हम अवकलन कैसे करते हैं भाई? जब दो फलनों का गुणा होता है तब। मित्रों सुन रहे हो ना, मेरे दुष्ट पापी मित्रों, सुन रहे हो ना? यस, वेरी गुड, टच में रहना। चलिए, तो हम कहते हैं पहले वाले को नियत रखो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, तो ई की घात माइनस टी का अवकलन ई की घात माइनस टी, और फिर माइनस टी का अवकलन -1। तो पहले वाले फलन को हमने नियत रखा और दूसरे वाले फलन का अवकलन कर दिया। फिर यहां पर लगाते हैं प्लस, और फिर क्या करते हैं मित्रों? फिर क्या करते हैं? अपन दूसरे वाले फलन को नियत रखते हैं और पहले वाले फलन वा का कर देते हैं अवकलन वा। ठीक है, और इसको क्या करना है भाई? इसको शानदार जीरो करना है। अब देखो, इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो कुछ तो लोग कहेंगे एक तो टी कॉमन आ गया दोनों में से, और ई की घात माइनस टी कॉमन आ गया। अब इधर कितना बचा? ये माइनस का था, इधर से टी बचा, तो इधर से माइनस टी बचा, और इधर क्या बचा है? प्लस का 2 बचा है। इधर क्या है? +2, क्योंकि टी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, तो बचा क्या? +2 बराबर 0। तो भाई ये सब भी 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो अंततः अपने पास बचा -t + 2 बराबर 0। तो -t बराबर -2, माइनस माइनस गया, तो t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर कितना आ गया मित्रों? 2 सेकेंड आ गया। ऑप्शन देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो आंसर होगा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो भी आंसर 2 सेकेंड ही होगा मित्रों। है क्या? यस, ए ऑप्शन ही आंसर है, ए ऑप्शन अपना आंसर हो गया, खत्म बात। ठीक है, तो बेसिकली ये भी इंड्यूस है, ये सूत्र है, हमें इसको शून्य करना है। हमने इसको शून्य किया तो L तो 0 में चला गया, तो डी आई बाई डी टी। अगर इसमें से देखो, L तो शून्य हो नहीं सकता, कुंडली है ना भाई, प्रेरकत्व तो दिया गया है, तो L का मान तो शून्य हो नहीं सकता, तो किसको शून्य होना चाहिए? इसका मान अपन ने शून्य कर देना है। जब ये शून्य हो जाएगा तो भी इंड्यूस्ड शून्य हो जाएगा। अब इसका शून्य कैसे किया भाई? अवकलन करो, मान लिखो 0 के बराबर कर दो। तो ये कहानी थी इस सवाल की। अब होमवर्क तो भाई दे दिया मैंने। धन्यवाद का समय आ गया है। क्या बोलने का समय आ गया है बेटा? धन्यवाद बोलने का समय आ गया है। तो मुझे बेटा पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते रहना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।